So, good. Welcome to all of you in the YouTube channel of Inspire Academy. तो लास्ट क्लास में अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। इन ब्रॉड वे सॉलिड को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट क्रिस्टलाइन और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड। लेकिन अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो उसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक सिंगल क्रिस्टलाइन और दूसरा पॉलीक्रिस्टलाइन। तो सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड वे सॉलिड होंगे जिसमें पीरियोडिसिटी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द क्रिस्टल बनी रहे। तो ऐसे क्रिस्टल्स को अपन क्या कहेंगे? सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड। और वे सॉलिड जिसमें पीरियोडिसिटी डिफरेंट जोन में डिफरेंट हो, या फिर यूं कहे कि अलग अलग जोन में पीरियोडिक नेचर सॉलिड का हो, तो ऐसे क्रिस्टल को अपन ने पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कहा था। और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप के मटेरियल ही नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। उनके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। इसके बाद हमने जो बेसिक कंसेप्ट है वो डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले मैंने तुम्हें स्पेस लेटिस पॉइंट, बेसिस और मोटिव क्या होता है ये बताया था, और इसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ तक डिस्कस किया था। और उसके बाद विग्नर साइड्स प्रिमिटिव सेल मैंने तुम्हें बताया था किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है विग्नर साइड्स प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब जो नेचर में अवेलेबल जितने भी क्रिस्टल्स हैं, जितने भी सॉलिड्स हैं, उन सॉलिड्स को ब्रीवियस नाम के एक साइंटिस्ट ने बेसिकली स्टडी किया और ये पता लगाया कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं वो 4 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम से मिलके बने हुए होते हैं, और जिसमें जो नंबर ऑफ यूनिट सेल है 2 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम में वो 5 है। तो उनको अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रीवियस लेटिस in 2D solids। तो बेसिकली मैंने तुम्हें बताए थे 4 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम्स होंगे, 4 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम्स होंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्रिस्टल सिस्टम, और यहां पे लेटिस पैरामीटर और इसके बाद यूनिट सेल या ब्रीवियस लेटिस। ओके, तो क्रिस्टल सिस्टम बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम अपन लेंगे स्क्वायर, दूसरा अपन लेंगे रेक्टेंगुलर, तीसरा अपन लेंगे हेक्सागोनल, और चौथा अपन लेंगे ओब्लिक। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करें लेटिस पैरामीटर्स की। तो लेटिस पैरामीटर्स क्या होते हैं?
तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने पास है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स का अरेंजमेंट किसी रेगुलर फैशन में होगा, पीरियोडिक होगा, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एटम जिस डिस्टेंस को फॉलो करते हुए अरेंज्ड होते हैं, या मॉलिक्यूल्स जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस को फॉलो करते हुए अरेंज्ड होते हैं, तो बेसिकली हम 3 डायमेंशनल सिस्टम अगर कंसीडर करें तो तुम्हारे पास 3 एक्सिस होगी। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात नहीं कर रहे। अगर ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब हम इसको एक्स वाई जेड एक्सिस कह सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा और इन डायरेक्शंस के बीच में जो यूनिट वेक्टर होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे जो एक्सिस होगी उनको हम नाम देंगे ए एक्सिस, बी एक्सिस और सी एक्सिस, और ए वेक्टर को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए एक्सिस। ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए एक्सिस, बी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग बी एक्सिस, और सी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग सी एक्सिस। जरूरी नहीं है ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, कोई 2 परपेंडिकुलर हो सकती है, तीसरी किसी और एंगल पे हो, 90 डिग्री पे हो, जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर भी हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे ये एक्सिस यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करूँ, सपोज ये ए वेक्टर है, ये वाला तुम्हारे पास बी वेक्टर है, और ये तुम्हारे पास सी वेक्टर है। ओके, 3 वेक्टर मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए तुमसे। तो जो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये वेक्टर बेसिकली ए डायरेक्शन, बी डायरेक्शन और सी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं। और अगर ए डायरेक्शन में एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें, बी डायरेक्शन में एटम्स बी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, सी डायरेक्शन में एटम्स या मॉलिक्यूल सी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो इनको अपन बोलेंगे लेटिस पैरामीटर्स। क्या बोलेंगे? लेटिस पैरामीटर्स। और इसके साथ ही इनके बीच का एंगल, तो ए और बी के बीच का जो एंगल होता है उसको बेसिकली कहा जाता है गामा। इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे? गामा से। सी और बी के बीच का एंगल जो होता है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए और सी के बीच का जो एंगल होगा, ए और सी के बीच का जो एंगल होगा इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। तो बेसिकली तुम्हारे पास 3 एंगल है और 3 ही डायरेक्शन है, और इन डायरेक्शंस में एटम्स के बीच की सेपरेशन, इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन जो होगी उनको अपन बोलेंगे लेटिस पैरामीटर्स। तो यहाँ पे तुम्हारे पास लेटिस पैरामीटर्स अगर बात करें 3 डायमेंशनल सिस्टम में तो 6 लेटिस पैरामीटर्स होंगे। 6 लेटिस पैरामीटर्स क्या होंगे? 3 तो एंगल होंगे और 3 ही इंटरएटॉमिक डिस्टेंस अलोंग ए एक्सिस, बी एक्सिस एंड सी एक्सिस। तो तुम्हारे पास जो लेटिस पैरामीटर्स होंगे ए, बी एंड सी, और अल्फा, बीटा एंड गामा। यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, बीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड सी, और गामा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल सिस्टम में तुम्हारे पास 2 ही एक्सिस होगी, ए और बी, ए एक्सिस और बी एक्सिस। तो यहाँ पे तुम्हारे पास सपोज ये ए एक्सिस है, ये बी एक्सिस है, और ए और बी एक्सिस में एटम्स का अरेंजमेंट है। अगर मान लो एटम्स यहाँ पे ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैंने ले लिया बी, ऐसा। और अगर इस डायरेक्शन में अपन देखें तो एटम्स के बीच का सेपरेशन मैंने ले लिया ए। और ये रेगुलर अरेंजमेंट, तो ए के पैरेलल तुम्हारे पास ए एक्सिस होगी, तो यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे एटम होगा, ये सेपरेशन ए के बराबर, ये सेपरेशन बी के बराबर होगी,
ये सेपरेशन बी के बराबर, क्योंकि ये बी एक्सिस के अलोंग है। तो अपने को देखना है ए एक्सिस और बी एक्सिस के अलोंग। तो ये तुम्हारे पास ऐसे एटम्स का अरेंजमेंट होने वाला है इस डायरेक्शन में, और ए के पैरेलल और बी के पैरेलल। तो यहाँ पे ये तुम्हारे पास जो पॉइंट्स होंगे, ये तुम्हारे पास एटम्स का अरेंजमेंट होगा, रेगुलर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे बी ए एक्सिस है और बी एक्सिस है, और ए एक्सिस और बी एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो होता है गामा। तो यहाँ पे लेटिस पैरामीटर तुम्हारे पास 3 होंगे, फॉर 2D 3 लेटिस, ये फॉर 3D, फॉर 3D 3D क्रिस्टल के लिए 6 लेटिस पैरामीटर्स हमें चाहिए होंगे। 2D क्रिस्टल के लिए तुम्हें 3 लेटिस पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, ए और बी, ए और बी, ठीक है। और गामा, गामा तुम्हें पता ही है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। गामा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ऐसा। तो यहां पे तुम्हारे पास लेटिस पैरामीटर क्या होंगे, ए बी एंड गामा। और फिर प्रीवियस लेटिस कि इस टाइप के यूनिट सेल कितने पॉसिबल हो सकते हैं, किस टाइप के स्क्वायर टाइप के यूनिट सेल कितने पॉसिबल हो सकते हैं, वो होंगे प्रीवियस लेटिस, नंबर ऑफ प्रीवियस लेटिस। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे पास इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल गई। इस वाले पार्ट को तुम अलग से कहीं पे लिख सकते हो, अपना नोट्स बना सकते हो अगर तुम्हें जरूरत है तो। अदरवाइज अगर तुम्हें पता है पहले से तो कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो इसके बाद का डिस्कशन अगर अपन स्टार्ट करें तो चलो, तो यहां पे अगर अपन बात करें लेटिस पैरामीटर की, तो जो स्क्वायर लेटिस होगा वो स्क्वायर लेटिस में ए और बी तुम्हारे पास बराबर होंगे, और जो गामा होगा उसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे कुछ और चीज मैं बता देता हूं कि जो प्रीवियस लेटिस होंगे उनका टाइप, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रीवियस लेटिस मैंने तुम्हें बताया था, जैसे यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करते हैं तो यूनिट सेल प्रीवियस लेटिस को डिफाइन करेंगे। और अगर कोई यूनिट सेल है उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 है तो उसको अपन प्रिमिटिव सेल कहेंगे। तो उस वह यूनिट सेल कैसे टाइप का होगा, प्रिमिटिव टाइप का होगा। समझ में आ रही बात। और अगर उस यूनिट सेल के सेंटर में कोई एटम एग्जिस्ट करता है तो उस यूनिट सेल को अपन कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और अगर तुम्हारे पास कोई यूनिट सेल है और उसके फेस के सेंटर में कोई एटम एग्जिस्ट करता है तो उसको अपन बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, और इनको कैसे डिफाइन, कैसे नाम से रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और चौथा तुम्हारे पास है कि अगर तुम्हारे पास केवल एंड के फेस पे, नीचे वाले फेस पे और ऊपर वाले फेस पे केवल सेंटर में एटम रहता है फेस सेंटर में, तो उसको अपन बोलते हैं एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड सिस्टम, ठीक है, या यूनिट सेल। ओके, तो कि यहाँ पे 2 डायमेंशन सिस्टम में क्या क्या होता है उसको अपन देखते हैं। तो स्क्वायर लेटिस जो है वो किस टाइप का होगा, ये स्क्वायर लेटिस का एग्जांपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। कैसा यूनिट सेल अगर मैं बनाऊं तो यूनिट सेल कैसा बनेगा उसको डिस्कस करें। तो यूनिट सेल, स्क्वायर लेटिस का जो यूनिट सेल है वो कैसा होगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एटम्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा कि ए और बी दोनों बराबर हो, यानी ए डायरेक्शन में और बी डायरेक्शन में एटम्स, यानी ये ए और बी दोनों सेम हो, और साथ के साथ यानी ए इक्वल टू बी मिले, और गामा तुम्हारे पास ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो तो गामा इक्वल टू 90 डिग्री।
ऐसा अगर सिस्टम है तो उसको अपन बोलेंगे क्या, स्क्वायर सिस्टम बोलेंगे। अब अगर ये स्क्वायर सिस्टम है तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर मैंने कोई एक स्क्वायर बनाया और इस स्क्वायर सिस्टम में हर कॉर्नर पे एक एक एटम है, हर कॉर्नर पे एक एक एटम है, तो इस एक कॉर्नर को तुम यहां से देखो कि आगे वाला यूनिट सेल में बनाऊंगा, क्योंकि ये प्रीवियस लेटिस अगर मैं बनाऊं तो ये यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है, और यूनिट सेल के रिपीटेशन से पूरा का पूरा क्रिस्टल सिस्टम बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं तो यहाँ पे मेरे पास 4 यूनिट सेल है, 4 यूनिट सेल से ये मिलके बना हुआ है, और मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो एटम है वो चारों यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन है। तो जो स्क्वायर लेटिस होता है उसके अंदर एक एटम का कंट्रीब्यूशन 4 यूनिट सेल में होता है। तो एक यूनिट सेल में एक एटम का कितना पार्ट होगा, वो होगा 1/4। तो 1/4 कंट्रीब्यूशन होगा एक एटम का इस यूनिट सेल में। और यहाँ कितने एटम है, कितने कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है, तो हर कॉर्नर पे जो एटम है उसका 1/4 कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने होंगे, 1। तो बेसिकली ये जो प्रीवियस लेटिस बनेगा वो प्रिमिटिव बनेगा। कैसा बनेगा, प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिमिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। यहाँ पे तुम लिखोगे जो प्रिमिटिव है वो पी इज स्टैंड्स फॉर प्रिमिटिव। ठीक है, पी किसके लिए स्टैंड करेगा, प्रिमिटिव के लिए। और आई बेसिकली स्टैंड करेगा बॉडी सेंटर्ड के लिए, बॉडी सेंटर्ड। अब ये बॉडी सेंटर्ड क्यों, क्योंकि बेसिकली जो ये ब्रीवियस है, ब्रावो नाम के साइंटिस्ट है, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और जर्मन लैंग्वेज में जो बॉडी सेंटर्ड सिस्टम है उसका नाम आई से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, बॉडी सेंटर्ड का नाम आई से स्टार्ट होता है इन जर्मन लैंग्वेज, दैट्स व्हाई ही टुक द वर्ड आई फॉर बॉडी सेंटर्ड। ओके, इसके बाद अगर बात करें अपन फेस सेंटर्ड की, तो फेस सेंटर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, एप से। और बेस सेंटर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, बी से। तो ये तुम्हारे पास बेस सेंटर्ड है। ओके, तो ऐसा सिस्टम तुम्हें देखने को मिला। यूनिट सेल तुम्हारे पास कैसा है, ऐसा है, ए और बी दोनों बराबर है और गामा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है। तो ऐसे यूनिट सेल को अपन क्या कहेंगे, ऐसे यूनिट सेल को अपन कहेंगे स्क्वायर यूनिट सेल। और ये क्रिस्टल सिस्टम कैसा है, स्क्वायर क्रिस्टल सिस्टम है। और कितने टाइप के यूनिट सेल होंगे स्क्वायर सिस्टम के, वो एक ही टाइप का एग्जिस्ट करता है, और वो कौन सा एग्जिस्ट करेगा, प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल एग्जिस्ट करेगा स्क्वायर सिस्टम के लिए। ओके, इसके बाद अगर अपन बात करें रेक्टेंगुलर क्रिस्टल सिस्टम, अभी हम 2D के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो रेक्टेंगुलर क्रिस्टल सिस्टम में क्या खास बात होगी, लेटेस्ट पैरामीटर तुम्हारे पास होंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी बट गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा। और ये स्ट्रक्चर इसका जो देखेंगे वो कैसा होगा, ये तुम्हारे पास ए है, ये वाली डिस्टेंस तुम्हारे पास वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस बी है, तो ये तुम्हारे पास ए, ये बी, ए नॉट इक्वल टू बी और गामा इक्वल टू 90, ये तुम्हें डिस्कस कर ही लिया। तो यहाँ पे तुम्हारे पास किस टाइप के रेक्टेंगुलर लेटिस एग्जिस्ट कर सकते हैं वो भी तुम देख सकते हो। एक रेक्टेंगुलर लेटिस का यूनिट सेल इस टाइप का होगा, ये टाइप कैसा होगा, प्रिमिटिव। और एक रेक्टेंगुलर लेटिस तुम्हारे पास इस टाइप का होगा, ये प्रिमिटिव सेल होगा, वो उसको अपन बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड। तो रेक्टेंगुलर तुम्हारे पास 2 फ्लेवर में एग्जिस्ट करेगा, एक प्रिमिटिव, क्योंकि इसमें हर एटम इसका रिपीटेशन करें
तो रिपीटेशन करेंगे तो एक कॉर्नर 4 यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूट करेगा, तो एक कॉर्नर पे जो एटम है उसका इस यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/4 होगा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 1। तो ये प्रिमिटिव टाइप का है और ये बॉडी सेंटर टाइप का है। तो ये तुम्हारे पास हो गया प्रिमिटिव और ये तुम्हारे पास हो गया बॉडी सेंटर्ड। तो ये दो तरीके के प्रीवियस लेटिस तुम्हें देगा रेक्टेंगुलर क्रिस्टल सिस्टम। ओके, इसके बाद अपन डिस्कस करें हेक्सागोनल को। तो हेक्सागोनल के जो लेटिस पैरामीटर होंगे ए और बी दोनों इक्वल होंगे, ए और बी दोनों इक्वल होंगे और गामा की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली 120 डिग्रीज तुम्हें मिलेगी। गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा तो इसको तुम देख सकते हो। स्ट्रक्चर तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का बनेगा, ए और बी दोनों इक्वल हैं, ए और बी दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो ऐसा बनेगा। किस तरीके से तुम इसको डिसाइड करोगे वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। तो एक हेक्सागन तुमने देखा होगा, हेक्सागोनल जैसे नाम से ही तुम्हें पता लग रहा है कि ये हेक्सागोन जैसा शेप लेगा यूनिट सेल। लेकिन तुम्हारे पास यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल कैसे डिफाइन करते हैं वो भी मैंने तुम्हें बताया था। यूनिट सेल बेसिकली किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल जिसमें जिसके रिपीटेशन से पूरा वह मिनिमम एरिया इन 2D और वह मिनिमम वॉल्यूम इन 3D, जिसके रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाए उसको अपन यूनिट सेल कहते हैं। और यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट हेक्सागन में हर कॉर्नर पे एक हेक्सागन बनाया, कॉर्नर में एक एक एटम होता है और सेंटर में एक एटम और होता है। सेंटर में एक एटम तुम्हें और देखने को मिलेगा। तो ये ए एक्सिस है, इस एक्सिस को अगर मैं कहूँ ए, इस एक्सिस को मैं कहूँ बी, ऐसा तुम्हें देखने को मिले तो ये तुम देख रहे हो कि ये एक, इसको अपन यूनिट सेल कह सकते हैं। मिनिमम एरिया तुम्हारे पास ये हो जाएगा। और इसको अगर मैं ऐसे रख दूं यहाँ पे तो एक यूनिट सेल ये हो गई, एक यूनिट सेल ये हो गई। बेसिकली ये हेक्सागन तुम्हारे पास जो है वो यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन है। 3 यूनिट सेल से एक हेक्सागन बनता है, इसका शेप हेक्सागोनल हो गया। ये तुम्हारे पास एक्सिस है, इसको ए कहें, इसको बी कहें और ये तुम्हारे पास होगा गामा। और जो यूनिट सेल तुम्हारे पास होगा वो यूनिट सेल तुम्हारे पास ये वाला होगा। इस रेड से मैं बना देता हूं, ये एक यूनिट सेल है, ये वाला एक यूनिट सेल है। तो इसको तुम देख सकते हो। ओके, तो ये जो यूनिट सेल तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये यूनिट सेल का जो शेप है मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं। इसको जूम करके अगर इधर बनाऊं तो ये तुम्हारे पास एक एक्सिस होगी, ये वाली दूसरी एक्सिस होगी, ठीक है। और इन दोनों का सॉरी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये तुम्हारे पास ए, ये तुम्हारे पास बी और ये एंगल तुम्हारे पास क्या हो गया? गामा। देख रहे हो तुम? तो यहाँ पे जो यूनिट सेल तुम्हें बन रही है, अब देखो ये जो कॉर्नर एटम्स है इनका कंट्रीब्यूशन कितना कितना होगा वो अपन डिस्कस करें। हर कॉर्नर एटम का यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इस यूनिट सेल में कितना है उसको अगर अपन देखें तो कितना हो सकता है वो देख सकते हैं। यहाँ पे तुम देख रहे हो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल तुम्हारे पास कितना है? 120 डिग्री है, जबकि ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। समझ आ रही बात? तो ये एंगल तुम्हारे पास 60 डिग्री और ये एंगल तुम्हारे पास कितना? 120 डिग्री। अब दो तरीके के एंगल तुम्हारे पास है। ओके, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे कहता हूं कि एक एटम यहाँ पे है सेंटर पे, तो वो सेंटर वाले एटम का इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1। कितना होगा? 1 होगा बेसिकली। तो वो एंगल कितना कवर करेगा? वो एंगल कितना कवर करेगा? 360 डिग्री।
360 डिग्री, क्योंकि वो पूरा रोटेशन अगर करेगा तो वो पूरा का पूरा इस वॉल्यूम में ही है, तो 360 डिग्री तक उसका कंट्रीब्यूशन है। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं यानी कि 360 डिग्री अगर एंगल कवर करता है कोई एटम तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1। 360 डिग्री के लिए एटम का कंट्रीब्यूशन होगा 1। 1 डिग्री के लिए कंट्रीब्यूशन होगा 1/360, और थीटा एंगल अगर कवर करता है तो कंट्रीब्यूशन होगा 1/360 इंटू थीटा। यही कंसेप्ट तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो। यहाँ पे एंगल कितना कवर कर रहा है 90, तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 360 1/4 आ रहा है सीधा सीधा। तो यहीं से तुम बता सकते हो कि इस एटम का और इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, और इस एटम का और इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो फॉर 60 डिग्री के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 60 डिग्री वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 360 यानी 1/6। तो ऐसे कितने एटम है, एक ये है और एक ये है, तो 1/6 प्लस 1/6 ये हो गया 2 एटम का कंट्रीब्यूशन। प्लस तीसरा तुम्हारे पास यहां पे होगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ऐसे 2 है, और दूसरा एंगल तुम्हारे पास 120 है, इसमें 360 का डिवाइड करे तो कितना आएगा 1/3। और ऐसे कितने एटम है 2 एटम है, तो यहां से तुम्हारे पास कितना आएगा 1/3 प्लस 1/3, और ये टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, टोटल एटम्स आएंगे इस कॉर्नर पे 1/6 एटम, इस पे 1/6 एटम, इस पे 1/3, इस पे 1/3, सबको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा एलसीएम तुम्हारे पास 6, और ये आ जाएगा 1 + 1 + 2 + 2, तो बेसिकली 6/6 इज 1। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इसमें भी कितना है 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्रिस्टल सिस्टम होगा वो भी तुम्हारे पास किस टाइप का होने वाला है, प्रिमिटिव टाइप का होने वाला है। यहाँ पे तुम्हारे पास मैंने एक हेक्सागन बनाया, बेसिकली इस तरीके से एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और इस डायरेक्शन में एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा, इस वाली एक्सिस पे एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा, इधर ऐसे ए और बी एक्सिस पे एटम्स का अरेंजमेंट होगा। 2 डायमेंशनल सिस्टम है, और यहाँ पे यूनिट सेल तुम बनाओगे तो ऐसा बनेगा, इसके बीच में कोई एटम नहीं है। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रिमिटिव टाइप का केवल प्रीवियस लेटिस देगा, या प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल ही केवल देने वाला है। क्लियर? ये तुम्हारे पास हुआ हेक्सागोनल के बारे में, और इसके बाद अपन लास्ट डिस्कस करते हैं, वो भी तुम्हारे पास क्या होगा क्यूबिक सिस्टम में क्या होने वाला है वो देखो। तो क्यूबिक सिस्टम बेसिकली, क्यूबिक सिस्टम अगर अपन देखें तो क्यूबिक सिस्टम में तुम्हारे पास जो लेटिस पैरामीटर्स होंगे वो ए और बी दोनों बराबर नहीं होंगे। ए इज नॉट इक्वल टू बी और गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे टाइप के पैरामीटर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे लेटिस पैरामीटर्स। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, इसी टाइप का तुम बना सकते हो कोई विदाउट 90 डिग्री एंगल, और ए एक्सिस और बी एक्सिस को डिफरेंट बना दो। तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर तुम्हें देखने को मिले, ठीक है, तो तुम यहां से एक चीज और क्लियर कर सकते हो, एक चीज और अपन यहां पे क्लियर कर सकते हैं। ये तुम्हारे पास हो गया गामा, और ये ए और ये बी। तो यहां से तुम देख सकते हो कि जो इस वाले केस में भी इंटरनल एंगल्स का एडिशन 360 डिग्री है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 360 डिग्री के लिए कितना 1। यहाँ पे भी इंटरनल एंगल का एडिशन कितना 360 डिग्री, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1। यहाँ पे भी इंटरनल एंगल्स का एडिशन 60 + 60 120, 120 + 120 + 120 360। तो अंदर वाले एंगल्स का एडिशन कितना 360 डिग्री, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आएगा 1। सेंटर में कोई एटम नहीं है, तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो ये वाला और ये वाला एंगल सेम, ये वाला एंगल सेम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में तुम्हारे पास इंटरनल एंगल्स का एडिशन, आमने सामने वाले एंगल सेम होंगे, और
टोटल एडिशन इसका कितना होगा 360, तो 360 है तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है, तो ये भी केवल प्रिमिटिव टाइप का ही तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये तुम्हारे पास पूरा का पूरा कहानी है। वो 2 डायमेंशनल सॉलिड में कितने तरीके के क्रिस्टल सिस्टम होंगे, 4 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम्स होंगे, और कितने तरीके के ब्रीवियस लेटिस होंगे, तो 5 तरीके के ब्रीवियस लेटिस होंगे। इसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर, इस प्रिमिटिव लेटिस को अपन बोलेंगे रेक्टेंगुलर, और ये वाले को अपन नाम देंगे रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। बेसिकली इन सब की बातें मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जब तुम इलास्टिक वेव प्रोपोगेशन पढ़ोगे सॉलिड्स में, तो सॉलिड में तुम्हारे पास ये कहेंगे 111 डायरेक्शन है, 110 डायरेक्शन है, 011 डायरेक्शन है। तो उसके बारे में डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, प्लेन कैसे डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें तुम्हें समझना पड़ेगा। तो प्लेन वगैरह समझने के लिए तुम्हें ये क्रिस्टल सिस्टम्स पता होना चाहिए, कौन से क्रिस्टल सिस्टम में अपन प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? ओके, तो यहां तक का डिस्कशन अपन ने कर लिया है। ये बेसिक्स रहेगा। 3 डायमेंशनल सॉलिड के बारे में अब अपन डिस्कस करेंगे। इसको तुम नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए किसी भी सॉलिड के लिए। ओके, चलो तो नेक्स्ट तुम्हारे पास है इन 3D सॉलिड क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रीवियस लेटिस इन 3D सॉलिड। तो 3 डायमेंशनल सॉलिड में या 3 डायमेंशनल लेटिस में मैंने तुम्हें बताया था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, और जो प्रीवियस लेटिस होते हैं वो 14 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम और 14 टाइप्स के प्रीवियस लेटिस होते हैं। उनको अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तुम्हारे पास यहाँ पे है क्यूबिक। ठीक है, सबसे पहला तुम्हारे पास क्रिस्टल सिस्टम है 3 डायमेंशनल लेटिस में, उसको अपन कहेंगे क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक और क्यूबिक, अब 3 डायमेंशनल सिस्टम है तो तुम्हारे पास 6 लेटिस पैरामीटर्स होंगे, यानी तुम्हारे पास 3 डायरेक्शंस होंगी, और उन डायरेक्शन में एटम्स का अरेंजमेंट कितने डिस्टेंस पे है वो तुम्हारे पास 3 होंगे, ए बी और सी, और 3 ही एंगल होंगे अल्फा बीटा और गामा। तो इसको तुम ध्यान से देखें। तो सबसे पहले क्यूबिक सिस्टम के लिए लेटिस पैरामीटर्स की बात करें तो ए और बी और सी तीनों इक्वल होंगे, तीनों लेटिस पैरामीटर्स इक्वल होंगे। और साथ ही साथ अगर अपन बात करें अल्फा बीटा और गामा की तो वो भी इक्वल होंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा और इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल सेम, सारी की सारी वैल्यू सेम। और यहाँ पे तुम्हारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम्स बनेंगे कौन कौन से यहाँ पे यूनिट सेल बनेंगे उसको अपन डिस्कस करें। तो पहला यूनिट सेल होगा जिसको तुम वेल नोन यूनिट सेल है, जिसको तुम बोलते आ रहे हो सिंपल क्यूबिक सिस्टम। सिंपल क्यूबिक सिस्टम इसको बोलते हैं। और सिंपल क्यूबिक सिस्टम का
को दूसरे तरीके से भी अपन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं उसका भी रीजन है। सिंपल क्यूबिक सिस्टम को अपन बोल सकते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम, और इस प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है, हर कॉर्नर्स पे तुम्हारे पास एक एक एटम होता है, हर कॉर्नर्स पे एक एक एटम। इसका मतलब अब तुम यहाँ पे एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन बीएससी में पढ़ चुके हो, और यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस एक एटम को ढकना चाहो तो ऐसे ही तुम्हें 8 यूनिट सेल की जरूरत पड़ेगी। एक इधर लगेगा, फिर 2 ऊपर लगेंगे इनके, यहाँ वाले पे और यहाँ वाले पे, तब ये आधा ढका जाएगा, फिर 4 इधर से लगेंगे। तो टोटल यूनिट सेल कितना होगा? 8, यानी एक कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब एक यूनिट सेल में एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 1/8 कंट्रीब्यूशन इसका है। ऐसे ही 8 कॉर्नर एटम्स है तो इनका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1। तो इसको अपन बोलेंगे प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल। कैसा होगा? प्रिमिटिव। तो सिंपल क्यूबिक कैसा होगा? प्रिमिटिव होगा। इसको मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज मैं आगे वाले को सीधे सीधे नाम दे दूंगा, काफी हो जाएगा। क्योंकि ये जो यूनिट सेल है, बेसिकली नेचर में पाए जाने वाले जितने भी क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, ज्यादातर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक टाइप का होता है। जैसे तुमने देखा होगा डायमंड, है ना, डायमंड होता है, NaCl होता है, CaCl होता है ना, और ग्रेफाइट। तो इस टाइप के जो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहा हूं, ग्रेफाइट है, ग्रेफीन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम है तो इसके कितने तरीके से ये यूनिट सेल बन सकता है? इसके रिपीटेशन से पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन सकता है। दूसरा फ्लेवर इसका होगा, उसको अपन कहेंगे क्या? उसको अपन बेस सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। इसको सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं पहले वाले को, या प्रिमिटिव क्यूबिक भी बोलते हैं। दूसरा वाला तुम्हारे पास हो गया, इसके हर कॉर्नर एटम पे एक एक एटम होगा, और कॉर्नर एटम पे एक एक एटम होने के साथ साथ सेंटर में एक एटम और होगा। तो ये वाला तुम्हारे पास होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहाँ पे तीसरा टाइप इसका होगा, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को मैंने तुम्हें बताया था आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो तुम्हारे पास ये आई हो गया। और तीसरा टाइप इसका होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो बहुत ही पॉपुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स होते हैं उनमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसलिए मैं इसको तुम्हें बना के बता रहा हूं, अदरवाइज मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद इमेजिन भी कर सकते हो। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब हर कॉर्नर पे तुम्हारे पास एक एक एटम होगा, और हर फेस के सेंटर में एक एक एटम तुम्हें देखने को मिलेगा। ऐसा तुम्हारे पास जो स्ट्रक्चर होने वाला है उसको तुम कहोगे सिंपल फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC। ठीक है, शॉर्ट नेम इसका तुम्हारे पास सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव क्यूबिक ये तुम्हारे पास होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC, ये तुम्हारे पास होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तुम्हारे पास पहले टाइप का क्रिस्टल सिस्टम हुआ क्यूबिक, और 3 तरीके के इसमें प्रीवियस लेटिस हुए, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारे पास है इसके अंदर टेट्रागोनल। और इस टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जो लेटिस पैरामीटर्स होंगे वो तुम्हारे पास क्या होंगे? A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सेम, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे तुम्हारे पास नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम बनेगा वो तुम्हारे पास होगा
ऑर्थोरोम्बिक और ऑर्थोरोम्बिक में तुम्हारे पास ये क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है वो भी तुम देख सकते हो। ए is not equal to B is not equal to C, but all angles are same. Alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। और इसके बाद तुम्हारे पास होगा रोम्बोहेड्रल। तो चौथा तुम्हारे पास है रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसमें तुम्हारे पास वापस ए बी और सी बराबर होंगे। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट दीज आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरीके से ये डिफाइन होगा। और इसके बाद तुम्हारे पास पांचवा स्ट्रक्चर होगा, वो होगा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल और हेक्सागोनल में तुम्हारे पास लेटिस पैरामीटर्स किस तरीके से रिलेटेड होंगे। तो ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ऐसे तुम्हें देखने को मिलेगा। और इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारे पास है सिक्स्थ, जिसको तुम कहोगे मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक और इस मोनोक्लिनिक का क्रिस्टल स्ट्रक्चर तुम्हारे पास होगा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू बीटा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। तो यहां पे तुम्हारे पास मोनोक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट नॉट इक्वल टू बीटा, ये होगा। और लास्ट तुम्हारे पास है ट्राइगोनल। सातवां जो क्रिस्टल सिस्टम होगा वो होगा ट्राइगोनल। ठीक। और ट्राइगोनल में तुम्हारे पास क्या लेटिस पैरामीटर होंगे, ए बी सी भी बराबर नहीं होंगे और अल्फा बीटा और गामा भी बराबर नहीं होंगे। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा, ये बेसिकली ट्राइगोनल है। अब इनका जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो। ये जो टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें तुम्हारे पास जनरली ऑर्थोरोम्बिक में सबसे ज्यादा ध्यान रखना, ऑर्थोरोम्बिक में तुम्हारे पास 4 फ्लेवर होते हैं। और 4 फ्लेवर कौन से होते हैं, जो चारों पॉसिबल होते हैं वो कौन कौन से होंगे। प्रिमिटिव टाइप का भी होगा, ए बी और सी बराबर नहीं होगा। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर तुम देखोगे वो क्यूबोइड टाइप का तुम्हें दिखेगा। और क्यूबोइड टाइप का स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर एक प्रिमिटिव बनेगा जिसमें केवल कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे। दूसरा बॉडी सेंटर्ड, जिसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें केवल कॉर्नर्स पे एटम होगा और एक बॉडी सेंटर्ड एटम, बॉडी के सेंटर में एक एटम एग्जिस्ट करेगा। एक इसके अंदर फेस सेंटर्ड होगा और फेस सेंटर्ड का मतलब सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम और सभी फेसेस के बीच में एक एक एटम, लेकिन शेप कैसा होगा, क्यूबोइड होगा। तो एंगल सारे के सारे 90 डिग्री के बराबर तुम्हें देखने को मिलेंगे। और लास्ट तुम्हारे पास इसके अंदर बेस सेंटर्ड, यानी कि नीचे वाले फेस पे और ऊपर वाले फेस के सेंटर में एक एक एटम तुम्हें और देखने को मिलेगा। तो ये तुम्हारे पास ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम है, इसके यूनिट सेल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। हेक्सागोनल में तुम्हारे पास केवल प्रिमिटिव देखने को मिलेगा, ट्राइगोनल में केवल प्रिमिटिव देखने को मिलेगा, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास रोम्बो, यहाँ पे भी तुम्हारे पास प्रिमिटिव
और बॉडी सेंटर्ड देखने को मिलेगा। और ये भी तुम्हारे पास कैसा है, प्रिमिटिव है, रोम्बोहेड्रल भी प्रिमिटिव है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने होंगे, क्रिस्टल सिस्टम तुम्हारे पास 7 होंगे, और प्रीवियस लेटिस कितने होंगे, 3, 2, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 14 तरीके के प्रीवियस लेटिसेस होंगे, यानी 14 तरीके के यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। इनमें से किसी एक के रिपीटेशन से क्रिस्टल सिस्टम तुम्हारा बनने वाला है। जितने भी क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, उनका जो यूनिट सेल होगा इन 14 में से कोई सा एक होना तय है। ठीक है, और इसको तुम देख सकते हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको तुम बना सकते हो, ए और बी बराबर है, यानी जो बेस वाला पार्ट होगा वो बराबर दिखेगा, यानी नीचे तुम्हारे पास एरिया होगा वो स्क्वायर टाइप का होगा, और सी एक्सिस तुम्हारे पास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो इस टाइप का ये 90 डिग्री का एंगल है, और इस टाइप का स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये सेम ऐसा तुम इसको बना सकते हो। तो इमेजिन तुम कर सकते हो टेट्रागोनल कैसा बनेगा, ऑर्थोरोम्बिक कैसा बनेगा, रोम्बोहेड्रल कैसा बनेगा। ए बी सी बराबर अल्फा बीटा गामा इक्वल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मैंने इसको इधर से प्रेस कर दिया तो सारे एंगल डिस्टर्ब हो गए, लेकिन ये लेंथ रहेंगी वो सेम रहेगी, तो इसलिए उस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा वो रोम्बोहेड्रल बन जाएगा। इस टाइप का एक ही यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है, एक ही टाइप का, जो कि प्रिमिटिव होगा। तो इसके अंदर प्रिमिटिव वाले में केवल और केवल कॉर्नर एटम्स एग्जिस्ट करेंगे। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर एटम के साथ साथ सेंट्रल एटम एग्जिस्ट करेगा। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर एटम्स के साथ साथ हर फेस के सेंटर में एटम एग्जिस्ट करेगा, और कोई अपोजिट फेसेस के ऊपर सेंटर में एक एक एटम है और बाकी के फेसेस पे कोई एटम नहीं है, और हर कॉर्नर पे एक एक एटम है। तो ऐसा सिस्टम होगा, उसको अपन कहेंगे बेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड सिस्टम। क्लियर? तो ये अपना डिस्कशन हुआ क्रिस्टल सिस्टम और प्रीवियस लेटिस इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, अब अपन बात करते हैं क्रिस्टल प्लेन्स की। तो प्लेन्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सिलेबस के लिए, उसी के लिए मुझे यहाँ पे तुम्हें ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताने पड़े। प्लेन्स तुम्हें समझना है, बेसिकली अपन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं। प्लेन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन कैसे देखते हैं, और प्लेन को अगर तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए, और प्लेन की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजीज हम इंक्लूड करने वाले हैं जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा इस कोर्स को समझने में। ओके, तो लेटिस प्लेन्स के बारे में अपन डिस्कस करें। ओके, तो लेटिस प्लेन्स तो सबसे पहले अपन क्यूबिक सिस्टम हमने पढ़ा, और इस क्यूबिक सिस्टम का स्ट्रक्चर हमने देखा। इसमें अपने पास 3 एक्सिस होती है, ए बी और सी एक्सिस, और इन तीनों एक्सिस के अलोंग अगर क्यूबिक है तो ए डायरेक्शन में भी एटम्स का अरेंजमेंट, बी डायरेक्शन में भी एटम्स का अरेंजमेंट होगा, और सी डायरेक्शन में भी एटम्स का अरेंजमेंट होगा। हर डायरेक्शन में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर हम चेक करें तो वो सेम होगी, इसलिए वो सिस्टम कैसा, और ये जो एक्सिस है एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगी एक दूसरे से, तो इसलिए ये सिस्टम बनेगा कैसा, क्यूबिक सिस्टम बनेगा। तो क्यूबिक सिस्टम को अगर मैं ए बी और सी एक्सिस अपनी बनाऊं तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होगी क्यूबिक सिस्टम के लिए। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये ए एक्सिस है, ये ए एक्सिस, और ये ए वेक्टर लिखने का मतलब क्या है, ए डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर से मैं इसको, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ऐसे ही इधर तुम्हारे पास बी वेक्टर और इधर तुम्हारे पास सी वेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे ये तुम्हारा ओरिजिन है, मैं देखने को मिल रहा ओरिजिन। अब अगर अपन बात करें कोई क्यूबिक क्यूब, यहाँ पे क्यूबिक
स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाऊं तो वो कैसे बनेगा देखो। तो यहाँ पे अगर एटम्स का अरेंजमेंट ऐसे है, एक यूनिट सेल मैं बना रहा हूँ केवल, तो ये मैं एक यूनिट सेल बनाने जा रहा हूँ। ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से अपन इस यूनिट सेल को यहाँ पे बनाएंगे। क्लियर? तो ये यूनिट सेल जब अपन ने बना लिया है, अब इसके अंदर प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स सबसे पहले जो होगा, प्लेन इज डिफाइंड बाय HKL इन करली ब्रेकेट। तो प्लेन आर denoted by Miller indices, और मिलर इंडिसेस बेसिकली तुम्हारे पास होती है HK&L। ये क्या है? मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो मिलर इंडिसेस तुम्हारे पास ये है। अब अगर तुम कोई प्लेन को रिप्रेजेंट करते हो तो बेसिकली अगर ये HKL ये है क्या, ये मिलर इंडिसेस हमेशा क्या होती है? इंटीजर होती है। इंटीजर, इनकी इंटीजर वैल्यू होगी, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई भी इंटीजर वैल्यू लेगा तो वो तुम्हारे पास होगा HKL। और अगर इसको इस ब्रैकेट में मैंने बना दिया और इनके बीच में कोई कोमा वगैरह नहीं लगाया, तब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको अपन कहेंगे HKL प्लेन। क्या कहेंगे? HKL प्लेन। ओके, तो HKL प्लेन को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे वो अब अपन देखेंगे। तो सबसे पहली चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, HKL कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ये हमेशा इंटीजर होंगे। और इसको इस करली ब्रैकेट में अगर हम लगा दें और इनके बीच में कॉमा नहीं लगाएं और यहाँ पे इंटीजर्स वैल्यू लिखें, तो वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो HKL प्लेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, उसको अगर अपने बनाना है तो कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं अपन, है ना। तो HKL प्लेन को कैसे बनाते हैं उसको अपन देखें। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारे पास जो HKL वैल्यू है, ये प्लेन के मिलर इंडिसेस की वैल्यू है। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, अगर HKL प्लेन कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहला काम जो अपना होगा, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ HKL। रेसिप्रोकल ऑफ HKL। HKL का रेसिप्रोकल ले लिया, और रेसिप्रोकल लेने के बाद अगर हम डिस्कस करें तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, तो रेसिप्रोकल लेने के बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल्स से। HKL से के रेसिप्रोकल से एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हें क्या मिलेंगे? इंटीजर्स मिलेंगे। वी गोट दिस गिव्स intercept along A, B and C direction
रेस्पेक्टिवली, यानी एच का रेसिप्रोकल लिया और एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो वो तुम्हें ए डायरेक्शन में इंटरसेप्ट की वैल्यू देगा, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली लिखेंगे। ये तुम्हारे पास ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा। अब अगर मान लो तुम्हें कोई प्लेन यहाँ पे डिजाइन करना है, ठीक है, कोई प्लेन तुम्हें यहाँ पे डिजाइन करना है, तो सपोज मैं तुम्हें कह रहा हूं कि 100 प्लेन, 100 प्लेन। अब ये 100 प्लेन जो तुम्हारे पास है उसको अपन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखो 100 प्लेन को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो 100 प्लेन बनाने के लिए सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे, एच के एल का 1/1, 1/0, 1/0, और इसको इसकी वैल्यू जो आएगी ये आएगी 1, इंफिनिटी, इंफिनिटी। ये तुम्हारे पास, अब यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1 एलसीएम, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेव दुबे, ये तुम्हारे पास क्या होंगे, इंटरसेप्ट होंगे। ये तुम्हारे पास इंटरसेप्ट हो गए। अब ए डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कितना है 1, तो ए डायरेक्शन में तुम 1 डिस्टेंस चलो, तो ये ए डायरेक्शन में 1 डिस्टेंस पे तुम्हें एक एटम मिल गया, यहां पे अपन आ गए। बी डायरेक्शन में, यानी कि ये जो प्लेन होगा 100 प्लेन, ये बी एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करेगा। इसका मतलब यहां से तुम्हें बी के पैरेलल चलना है, यहां से भी बी के पैरेलल चलोगे तो ये बन जाएगा। और सी डायरेक्शन में भी ये किसी इस सी एक्सिस को टच नहीं करता, तो सी डायरेक्शन में भी तुम्हें पैरेलल चलना है, सी डायरेक्शन में भी तुम्हें पैरेलल चलना है। तो सी डायरेक्शन में तुम पैरेलल चलोगे तो ऐसे चलोगे, बी डायरेक्शन में पैरेलल चले ऐसे चले, सी डायरेक्शन में पैरेलल चले ऐसे चले, बी डायरेक्शन में पैरेलल चले तो ऐसे चले। देखा, तो यहां पे जो ये प्लेन बना इसको तुम कहोगे क्या, इसको अपन कहेंगे 100 प्लेन, ठीक है। ऐसा अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं ये 100 इस ब्रैकेट में, तो बेसिकली इस ब्रैकेट का मीनिंग होता है फैमिली ऑफ प्लेन। क्या होता है, फैमिली ऑफ 100 प्लेन, जिसमें तुम क्या लिख सकते हो, 010 ये भी आ गया, इसमें 100 भी आ गया और 001 भी आ गया। ये 3 टाइप के प्लेन तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये फैमिली है किसकी, 100 प्लेन की। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका ऐसा लिखने का मतलब है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर, ओके। और अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं 100, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो प्लेन मैंने बनाया है 100 उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। प्लेन की डायरेक्शन, किसी भी प्लेन की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये तुम्हारे पास डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन। इस प्लेन की डायरेक्शन तुम्हारे पास ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर को तुम क्या, अगर डायरेक्शन फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 100 डायरेक्शन। तो ये बड़ा जो ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। छोटा ब्रैकेट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो स्मॉल ब्रैकेट वो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और करली ब्रैकेट फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब मैं तुम्हें 2-3 प्लेन और यहाँ पे बना के बताता हूँ, इसके बाद तुम डायरेक्शन की बात अपन समझ ही गए। क्या डायरेक्शन क्या होगी, जो भी प्लेन हमने कंस्ट्रक्ट किया है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो प्लेन की डायरेक्शन होगी, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो HKL वैल्यू है वो स्क्वायर ब्रैकेट में तुम अगर डाल दोगे तो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये इसका लिखने का तरीका है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ 100 प्लेन, डायरेक्शन ऑफ 100 प्लेन।
ओके ओके। सो अब अपन आगे स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमने जो एक टेबल बनाई थी 3 डायमेंशनल क्रिस्टल के लिए प्रीवियस लेटिस और क्रिस्टल सिस्टम को, तो उसको एक बार बुक से मैच कर लेना, ठीक है ना, और कंफर्म कर लेना वो सही थी या नहीं, उसमें कोई गलती तो हमने नहीं कर दी थी, मेरे हिसाब से वो सही थी। और फिर भी एक बार तुम मैच कर लेना, ठीक है ना। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये बेसिक चीजें सॉलिड स्टेट में अगर तुम मास्टर्स हो तो ये बेसिक चीजें अगर तुम्हें नहीं पता तो, और कहीं पे भी तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये बेसिक चीजें जरूर पूछते हैं, प्लेन कंस्ट्रक्ट करना भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से तुम्हें कहूँ कि कंस्ट्रक्ट 110 प्लेन, 110 प्लेन, तो 110 प्लेन बनाने के लिए वापस तुम क्या करोगे, सबसे पहले स्क्वायर लेटिस होगा, तो क्यूबिक लेटिस हम बनाएंगे, क्यूबिक लेटिस में ही हम प्लेन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास अपनी एक्सिस होगी ए एक्सिस, ये बी एक्सिस, और ये तुम्हारे पास होगी सी एक्सिस। ओके, तो 110 प्लेन, तो सबसे पहले रेसिप्रोकल लेंगे, 1/1, 1/1, 1/0, जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी 1 इंफिनिटी, तो ये तुम्हारे पास क्या होंगे इंटरसेप्ट। तो इसको तुम बनाओगे कैसे, सबसे पहले ए डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चलना है 1, यहां आ गए, ये ओरिजिन है, बी डायरेक्शन में डिस्टेंस ए आ गए, और फिर सी डायरेक्शन के पैरेलल चलना है, सी इंफिनिटी है तो यहां से सी डायरेक्शन के पैरेलल चले, यहाँ पे आ गए, यहां से सी डायरेक्शन के पैरेलल चले, यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे सी एक्सिस को कहीं कट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा तुम बनाओगे, ये जो प्लेन बनेगा ये प्लेन तुम्हारे पास होगा 110 प्लेन, ठीक है ना, 110 प्लेन तुम्हें देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर डिस्कस करूं 111 प्लेन, तो 111 प्लेन अगर मुझे बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे रेसिप्रोकल 1/1, 1/1 और 1/1, जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास 111, यानी ए बी और सी एक्सिस को 1 1 और 1 पे कट करेंगे, तो यहां पे तुम्हारे पास जो बनने वाला है प्लेन वो कैसा बनेगा, इसको भी अपन बना देते हैं, 111 प्लेन, ये ए है, ये बी है, और ये तुम्हारे पास सी एक्सिस है, तो ए को कहां पे टच करेगा, ए को टच करेगा 1 पे, बी को टच करेगा 1 पे, और सी को 1 पे टच करेगा, और इसके बाद इनको अगर अपन मिला दें, तो मिला देंगे तो कैसा मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा और ऐसे मिलेगा, तो ये जो प्लेन तुम्हें देखने को मिल रहा है इस प्लेन को अपन कहेंगे 111 प्लेन, और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी इस प्लेन के, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 111 से रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन 111 है ना, डायरेक्शन 111। ओके, ये तुम्हारे पास मेनली जो अपन इलास्टिसिटी पढ़ेंगे और इस टाइप के क्रिस्टल्स पढ़ेंगे, इलास्टिक कोफिशिएंट, हुक्स लॉ, और उसके अंदर तुम्हारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन कोफिशिएंट्स को डिफाइन करेंगे, तब सारी चीजें यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, ये 100 प्लेन, 110 प्लेन और 111 प्लेन
काफी इंपॉर्टेंट होंगे, और इन्हीं डायरेक्शन में इलास्टिक वेव का प्रोपोगेशन भी हमें देखना है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ 100 डायरेक्शन में इलास्टिक वेव का प्रोपोगेशन अपने को देखना है, तो वो 100 डायरेक्शन कौन सी होगी वो तुम्हें समझना होगा। तो तुम्हें तुरंत 100 प्लेन कंस्ट्रक्ट करना है, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसकी होगी, उसको अपन क्या कहेंगे, 100 डायरेक्शन। ऐसे ही 110 डायरेक्शन और 111 डायरेक्शन तुम्हारे पास होगी। इतना तुम्हें अगर समझ में आता है तो अपन फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। लेकिन अभी मुझे एक क्लास और लेनी होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ और इंफॉर्मेशन सॉलिड स्टेट के बेसिक के बारे में देखेंगे। उसके बाद अपन अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज। चूंकि जो टर्म और टर्मिनोलॉजीज मुझे यूज करनी है थ्रू आउट दिस कोर्स, उनका इंट्रोडक्शन तुम्हारे सामने होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बाद में हमें ये पता नहीं था। हम ये काम कर रहे हैं, जो भी मॉडल्स अपन पढ़ेंगे वो कौन से स्पेस में पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस में पढ़ेंगे या डायरेक्ट लैटिस स्पेस में पढ़ेंगे, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। मैं रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तभी समझ में आएगा जब अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो कल की एक और इंट्रोडक्टरी क्लास होगी जो तुम्हारे पास बेसिक्स पे डिपेंड करेगी सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, जो तुम थर्ड ईयर में पढ़ के आ चुके हो, बीएससी थर्ड ईयर में। लेकिन अगर इसका जो यूं कह सकते हैं कि रिकॉल क्लास हम कर रहे हैं अभी तक, और एक क्लास और करने के बाद अपन अपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एमएससी फाइनल के कोर्स पे स्विच करेंगे। थैंक यू वेरी मच।